लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और इसमें हमें प्रिडोमिनेटली स्पीकिंग दो सिस्टम पढ़ने हैं। एक है आपका एक आपका है इंटीग्रेटेड सिस्टम, और दूसरा है आपका नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको सारी इसमें इंपॉर्टेंट वाली जर्नल एंट्रीज लिखवा दी थी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी हमने करके देखा था। तो पहले तो क्या आपने जर्नल एंट्रीज जो भी हमने लिखी थी और जो बात हमने करी थी वो सब रिवाइज कर लिया। और आई बिलीव मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था इलस्ट्रेशन 2 करने। तो आई होप सो यहां तक तो आपका सारा काम हो गया होगा। चलो ठीक है। तो एक और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, जिसको हमें करना है पहले, फिर हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है किताब में। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। तो रीड करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन में लिखा है अ कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिकल जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो लो, हमें यहां पे पहली लाइन भी पता लग गया कि यहां पे इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ द ओपनिंग बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर वर। तो आपको सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, देख लेना भाई, रुपीज इन लैक्स में है। क्या क्या अकाउंट है देखो। एक आपका है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस WIP कंट्रोल अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस है। एक कुछ नया सा अकाउंट दिख रहा हमारा, विच इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो भाई पहली बात तो, जब भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दिख जाए तो आपको तभी समझ आ जाएगा कि ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में ही कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा मेंटेन होता है। हालांकि इसमें तो इसने ऊपर भी बता दिया था कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बट इससे हमें हिंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें नया अकाउंट हमें दिख रहा है, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई, बस कुछ नहीं है कि भाई हम कोई बिल्डिंग बना रहे होंगे, तो जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे है तब तक हमने एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ताकि हमें पता लगता रहे कि भाई हम बिल्डिंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए हम हो सकता है अपने पास से मटेरियल यूज कर रहे हो, हम अपनी खुद की लेबर यूज कर रहे हो, राइट। तो अब हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि भाई मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूं, या मैं जो लेबर यूज कर रहा हूं, मैं जो ओवरहेड्स इनकर कर रहा हूं, जो भी खर्चे इनकर कर रहा हूं, कितने खर्चे मेरे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और इनमें से क्या खर्चे मेरे खुद के एसेट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों सेपरेट चीजें हैं। बात समझ आ रही। इसलिए यहां पे हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रखा है, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो जो तो खर्चे हमारे खुद के फिनिश गुड्स बनाने से रिलेटेड होंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे, वो तो अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट में, जैसे हमने सीखा भी था लास्ट क्लास में। लेकिन अगर हम अपने कुछ रिसोर्सेज अपनी बिल्डिंग पे लगाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में होगा आगे जाके, तो वो खर्चे हम लोगों को कहां डाल देंगे, हम WIP में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हम अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए नहीं कर रहे, वो हम अपने बिल्डिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। तो वो खर्चे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल देंगे। तो बेसिकली हमें WIP और बिल्डिंग में सेग्रीगेशन करना है, इसीलिए यहां पे एक अलग नया सा अकाउंट मेंटेन कर रखा है, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको बात ये समझ आई होगी। बस ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, फिर आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। तो जल्दी से रीड कर लेता हूं। सबसे पहले उसने प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके दे रखा है। देखो मटेरियल से रिलेटेड क्या बोला, परचेज इतनी है, प्रोडक्शन के लिए हमने इतने इशू करे, और इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, यहां हमने इसके लिए ये इशू करा, और इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमने 4 लाख रुपए इशू करे। तो देख रहे हो कि हम अपने मटेरियल कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए 50 लाख के मटेरियल यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए हम लोग 6 लाख यूज कर रहे हैं,
आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, राइट। और बिल्डिंग के लिए हमने 4 लाख के मटेरियल यूज करे, ठीक है जी। इसी तरह से सेम थिंग गोज विद वेजेस। पहले उसने टोटल वेजेस बता दिए कि हमने इतने रुपए के पे करे, उसमें इनडायरेक्ट वेजेस उसने बता दिए इतने के, इसका मतलब बैलेंस पैसे क्या हो गए, पैसे आगे भी देख लो। इनडायरेक्ट वेजेस 40 लाख के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख है, तो ये टोटल 50 लाख हो गया। तो 150 में से 50 लाख तो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, अदर देन प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो बैलेंस 100 लाख आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। मतलब इसीलिए आपको ये सेग्रीगेशन कर रखी है इस क्वेश्चन में। सेम वर्क ओवरहेड में भी ये देखो एक्चुअल अमाउंट बता दिए, इनकर्ड इतना है, एक्सक्लूडिंग आइटम शोन अबव। ऑफ कोर्स मतलब इनडायरेक्ट वाले जो वेजेस ऑन मटेरियल है वो भी, क्योंकि वर्क्स ओवरहेड ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, तो उनके अलावा बता रहा है कि 160 लाख रुपीस के ओवरहेड्स इनकर हुए हैं, जिसमें से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 20 लाख के ओवरहेड अब्सॉर्ब कर लिए, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स 8 लाख के हैं बस। बाकी इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, वो हम बाद में निकाल ही लेंगे, ठीक है, तो वो अभी आगे हम काम कर ही लेंगे, बाकी रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे इसका मतलब। इसके अलावा रॉयल्टी पेड बोल रखा है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, तो आई होप आपको याद होगा रॉयल्टी जो होती है ये अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें उसने आपको एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी बता दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ये तो है, इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दैट इज रॉयल्टी विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 25 लाख के हैं, सेल्स आपकी टोटल 450 लाख की। तो ये आपको काइंड ऑफ कह सकते हो ड्यूरिंग द मंथ पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस बता दी। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड ऑफ द मंथ मतलब क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक और WIP वॉज 55 lakhs एंड 25 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग डेट पे मटेरियल 55 लाख के हैं, WIP 25 लाख के, तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बता दिए। लॉस अराइजिंग ऑन रॉ मटेरियल अकाउंट इज टू बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये मैं अभी पेंडिंग छोड़ूंगा, ये जब क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको इस लाइन की रेलिवेंस समझ आ जाएगी कि वो क्या बता रहा है। बेसिकली आपका काम इजी करने के लिए लाइन बता रहा है, बट अभी हो सकता है एकदम समझ नहीं आएगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद ये लाइन का जो रेलिवेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कहते हैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, तो जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरी कंप्लीट होगी, यानी पूरी तैयार हो गई मेरी बिल्डिंग। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान से पढ़ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा है, इज 20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो जीपी रेशियो बता रखा है 20% ऑन सेल्स। वो कह रहा है प्रिपेयर करो रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। मतलब आप जो भी अकाउंट बना सकते हो, जितनी भी बातें बता रखी है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट बना सकते हो सब आपको बनाने हैं। तो ये कह सकते हो मोर और लेस काइंड ऑफ एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया। इट इज एन एग्जॉस्टिव क्वेश्चन अगर आप कह सकते हो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का, इसमें लगभग सब कुछ आपको करना है, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं भाई, हम हेडिंग डाल लेते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। तो बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हैं हमको, कोई जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी उसने, वो अलग बात है, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पता होनी पड़ेगी। और मैं ऊपर ही लिख लेता हूं यहां पे ऑल रुपीज इन लैक्स, क्योंकि सारी रुपीज लैक्स में बता रखे हैं, तो हम यही लिख देते हैं ऑल रुपीज इन लैक्स। चलो तो आराम से तसल्ली से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो आप भी अपने पास, किसी भी ऑर्डर में अकाउंट बना सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको अकाउंट बनाने हैं, अभी चाहे तो आप मेरे साथ साथ मेरे कॉपी करके कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम में किसी भी ऑर्डर में अकाउंट बना सकते हो। तो पहले मैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेता हूं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें आपको पता ही है एक रेजिडुअल टाइप का अकाउंट होता है, तो इसमें तो थोड़ी ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है। तो लगभग आप कह सकते हो करीब 8 से 10 लाइन का कम से कम अकाउंट बनाना आप, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड ही कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी हल्का सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें आती है, हल्का सा बड़ा बनेगा ये भी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
चलो, तो ये भी कम से कम नहीं तो कह सकते हो ये भी 6 से 8 लाइन का आप लगभग बना लेना, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा बड़ा लिखते हो। फिर वेजेस से रिलेटेड बातें बोल रखी थी आपको, तो आप वेजेस का बना लो, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि उसमें ओपनिंग बैलेंसेस जिन अकाउंट के दे रखे हैं पहले आप उनके सारे अकाउंट बना लो, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इसका थोड़ा छोटा बनेगा, इसका बहुत बड़ा नहीं बनेगा, लगभग 4-5 लाइन का बनेगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर आपका बनेगा अगला वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो वर्क्स ओवरहेड का मतलब समझ जाना भाई, इट मींस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सब एक ही ओवरहेड्स के नाम है बस। अब क्वेश्चन में जो नाम वो यूज कर लेता है मैं भी वही यूज कर लेता हूं, हम वही यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह भी है, तो लगभग 5-6 लाइन का बना लेना ये। फिर बनाना आप WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये भी लगभग 6 लाइन के आसपास का बन जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट। फिर फिनिश स्टॉक की भी बात करिए, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, है ना, बैलेंसेस भी हैं इसके, तो ये भी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं आता, ये लगभग 4-5 लाइन का काफी होगा। उसके बाद अब देखना, मैं एक अकाउंट बना रहा हूं जो ऑप्शनल है, जो जरूरी नहीं है, पहली बता रहा हूं, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट पे भी लिखवाया था लास्ट क्लास में, COGS कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसलिए बना रहा हूं, वो समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें इसमें कुछ GP रेशियो वगैरह दे रखा है, तो हमें थोड़ा बचपन के जो अकाउंट्स में हम कॉन्सेप्ट लगाते थे वो लगाने पड़ेंगे GP रेशियो को यूज करके, इसलिए बना रहा हूं। लेकिन तब भी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो एग्जाम में इसको स्किप कर सकते हो, मैं बना रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहेगी हमको, ठीक है। अच्छा, अभी तो और भी अकाउंट बनेंगे। एक उसने सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अकाउंट, मतलब अकाउंट तो नहीं बोला था उसने, खर्चा बोला था, तो उसका भी एक अकाउंट बनेगा। उसने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एक साथ ही कंबाइन कर दिया था, अलग अलग बताता तो उस दोनों के अलग अलग अपने आप में अकाउंट बनते, ठीक है। बट ये ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ये लगभग 3 लाइन के आसपास भी काफी हो जाएगा। और फिर एक बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये भी बहुत बड़ा नहीं बनाने की जरूरत, ये भी लगभग 3-4 लाइन का काफी है। उसके बाद एक उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट की भी बात करी थी, वो भी बना लेते हैं, इसके भी बैलेंस वगैरह दे रखे थे और ट्रांजैक्शन भी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं बनना, ये करीब बना लेना 5-6 लाइन का, मतलब 5-6 लाइन काफी होगी। और लास्ट में बना लेंगे हम लोग फाइनली, क्योंकि इसमें सेल्स वगैरह की भी जानकारी दे रखी है, तो एक कॉस्टिंग P&L अकाउंट, यानी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें सेल्स वगैरह की भी जानकारी है, COGS, GP रेशियो, मतलब आप इसमें प्रॉफिट वगैरह भी निकाल सकते हो, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये तो लास्ट अकाउंट है, ये बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। चलो, तो तसल्ली से बना लो और फिर मुझे बताओ आप रेडी हो कि नहीं, फिर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले आप बैलेंसेस डाल दो, ओपनिंग बैलेंसेस, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। तो मैं आ गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो आओ यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, हमें ये नहीं पता कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, हमको ये नहीं पता। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो एक रेजिडुअल अकाउंट होता है, जिसमें हम सारे उन अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन डालते हैं जो जिसका अलग लेजर अकाउंट नहीं बनते,
अब वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टोर्स लेजर तो क्योंकि बेसिकली रॉ मटेरियल एसेट है तो डेबिट होगा। डब्ल्यूआईपी भी इन्वेंट्री का पार्ट ही होता है, एसेट होता है, डेबिट होगा। फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है, एसेट होता है, डेबिट होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी एक एसेट इन प्रोग्रेस, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, तो ये भी डेबिट होगा, राइट। लेकिन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? तो देखो, अब आप लॉजिकली सोच सकते हो, ऊपर की ये सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस हैं, ऑल दीज आर डेबिट बैलेंसेस। फटाफट जरा अगर आप इनका टोटल करोगे, 80 और 20, 100 प्लस 30 हो गया, 530 प्लस 10 हो गया, इसका टोटल मिला के आ रहा है 540 लैक्स। तो आपको याद है ना, कॉस्ट अकाउंट्स भी मेंटेन होता है डबल एंट्री सिस्टम में, राइट। तो अगर डेबिट का टोटल है 540 लैक्स, तो कोरेस्पॉन्डिंगली कुछ क्रेडिट में भी 540 लैक्स होना चाहिए। और वो मेरे को कहां पे दिख रहा है? वो मुझे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में दिख रहा है। तो इससे मुझे क्या पता लग गया कि ये जो बैलेंस दे रखा है 540 लैक्स का कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। आई होप लॉजिक समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो आप एक काम कर सकते हो, आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बना लेना। आप अगर एक ओपनिंग डेट का ट्रायल बैलेंस बना लोगे तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ऊपर के सारे बैलेंसेस डेबिट है, टोटल उसका 540 लाख आ रहा है। और हमको ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में पता है कि भाई डेबिट का अगर कुछ आ रहा है तो क्रेडिट में भी सेम अमाउंट का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे 540 बराबर मैच कर रहा है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो आप चाहे तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, ओपनिंग का बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे सोच के भी काम चल जाएगा कि ये आपका दिख जाएगा कि 540 लाख का ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इस बैलेंस को मैं कहां डाल दूंगा? मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 540 लैक्स, है ना। मैं ऊपर लिख ही चुका हूं ऑल रुपीज इन लैक्स, तो अब यहाँ पे लैक्स लैक्स वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, अब हम सीधा अमाउंट लिखते चलेंगे। चलो, अब ऊपर से देखते चलो, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का 80 लैक्स का डेबिट बैलेंस ओपनिंग में है, तो ये रहा, यहां पे लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 लैक्स। ये हो गया। उसके बाद WIP का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 20 लैक्स। तो WIP का अकाउंट मैंने कहां बना रखा है? यहां पे बना रखा है। तो ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लैक्स। उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का 430 लैक्स का बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 430 लैक्स। उसके अलावा और क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट का 10 लैक्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 10 लैक्स, है ना। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुका था, 540 लैक्स। तो ये सबसे पहले मैंने डाल दिए ओपनिंग बैलेंसेस। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक सीक्वेंस में चलते रहो और साथ साथ मन में जर्नल एंट्री सोचते रहना है और उसकी पोस्टिंग करते रहनी है। चलो, फिर उसने अब ट्रांजैक्शंस दी थी मेरे को पूरी महीने की। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले उसने दिया मटेरियल परचेज है 40 लैक्स के, 40 लैक्स का मटेरियल परचेज करा। अब मैं सिर्फ ओरली जर्नल एंट्री बोलता रहूंगा बिकॉज रिवीजन हो गया होगा, तो अब आपके भी ये इजीली बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए एंट्रीज। तो एंट्री होती है अल्टीमेटली स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री होती है, राइट। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलो, तो आओ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम लोग आ जाते हैं, ये रहा। तो यहां लिख देते हैं टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 40 लैक्स, और कोरिस्पॉन्डिंगली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख देंगे बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 40 लैक्स, ठीक है। तो मन में एंट्री सोचनी है और उसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना जर्नल एंट्री लिखने में, मन में सोचनी है, राइट। उसके बाद उसने बोला इशूड टू प्रोडक्शन 50 लैक्स, इशूड टू प्रोडक्शन, तो इसकी भी एंट्री हम लिख चुके हैं, याद करना। एंट्री होती है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी अब बस सीधा पोस्टिंग पे जाओ। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 50 लैक्स, और WIP कंट्रोल अकाउंट जो हमने नीचे बना रखा है उसके डेबिट साइड पे आ जाएगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट
50 lakhs। ठीक है, तो ये भी डन हो गया, बस साथ साथ करते चलना है हमको। अच्छा, इशूड फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस, मतलब हमने खर्चों वगैरह के लिए कुछ मटेरियल इशू करा, तो इसकी एंट्री हमने लिखी थी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ भी बोलो। तो ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अकॉर्डिंगली स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ, यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय, हमने क्योंकि वर्ड यूज कर रखा है वर्क्स, तो हम वो यूज कर लेंगे वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना है, 6 लाख। और वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट यहां पे मेंटेन्ड है, तो यहां लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 lakhs। ठीक है, ये भी डन हो गया, आई थिंक सो, ओके। अच्छा, इशूड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसकी एंट्री में लिख देता हूं, हालांकि इसकी एंट्री है बिल्कुल वैसी, इसकी एंट्री बिल्कुल WIP वाली एंट्री जैसी है। हम लोग WIP जब प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं तो एंट्री कहते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब बिल्डिंग के लिए इशू करा हमने, तो हम WIP की जगह क्या लिख देंगे, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट करके लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं एंट्री, ताकि क्योंकि एक नया सा अकाउंट है ये, और कितना अमाउंट है ये, कितना था ये, उसने बोला था 4 lakhs, 4 lakhs बोला था, तो ये आ गया 4 lakhs। ये इसकी एंट्री हो गई कि भाई जब हमने बिल्डिंग के लिए मटेरियल इशू करा, तो ये हमारी एंट्री होगी। अकॉर्डिंगली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम डाल देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, में शॉर्ट पे लिख देता हूं SLC अकाउंट, एग्जाम में नहीं यूज करना, अभी लिख देते स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4 lakhs। और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 4 lakhs। चलो जी, तो फटाफट से बताओ मटेरियल किससे रिलेटेड, सारी पोस्टिंग हो गई, ओके है, इसमें कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है, नो सर, ओके ओके ओके। चलो वेजेस में आ जाओ, फिर वेजेस पे करें, तो वेजेस पे करने की एंट्री लिखी हुई हमने, देख लेना, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये रहा वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो इसमें डेबिट में लिख देंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो टोटल हमने 150 lakhs के वेजेस पे करे। अकॉर्डिंगली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 150 lakhs। तो ये तो हमने पूरे टोटल वेजेस पे कर दिए। और अब बिल्कुल जैसा क्या काम हमने मटेरियल के लिए करा, बिल्कुल सेम काम अब यहां पे भी करना है हमको, राइट। तो इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट वेजेस क्या है, ये पार्ट ऑफ ओवरहेड्स है, वर्क्स ओवरहेड्स। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी सॉरी, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, है ना। तो हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट में से इसको वर्क्स ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां लिख देंगे बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 40 lakhs। और क्रॉस पोस्ट करेंगे वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितना था, 40 lakhs। तो ये हमने वर्क्स ओवरहेड में ट्रांसफर कर दिया बेसिकली इनडायरेक्ट वेजेस को। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फिर से वही होगा भाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मैं वापस से आ जाता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं इसकी भी एंट्री लिख देता हूं। इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 10 lakhs। तो जो वेजेस हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए
यूज करा या खर्च करा, जो भी बोलो, वो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, बिल्डिंग के खर्चे में डाल देंगे। तो अकॉर्डिंगली देखो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम यहां लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 10 lakhs, ठीक है। और वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कहां गया ये, किधर गया, ये रहा, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 lakhs। चलो तो ये हमने डाल दिया वेजेस को, जो हमने बिल्डिंग से रिलेटेड खर्च करा उसको हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब देखो वैसे काम मैं बाद में भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि अब वेजेस में हम लोग आ ही गए हैं तो इसको हम लोग बात खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 150 lakhs के टोटल वेजेस थे, जिसमें से 40 lakhs तो इनडायरेक्ट वेजेस थे, हमने ओवरहेड्स में डाल दिए। इसमें से 10 लाख रुपए के वेजेस बिल्डिंग से रिलेटेड थे, वो हमने बिल्डिंग में डाल दिए। हमारे बैलेंस वेजेस बच गए बच्चों 100 lakhs के, 100 lakhs के मेरे बैलेंस वेजेस बच गए। ये क्या होंगे, ये आपके होंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्शन के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वेजेस यूज हुए होंगे, तो इसको हम लोग डाल देंगे अपने प्रोडक्शन में, चार्ज कर देंगे बेसिकली, जिसकी एंट्री वैसे सीख रखी है हमने, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीख रखी है। तो ये काम मैं जैसे कि बोला बाद में भी कर सकता था, ऐसा नहीं कि मुझे अभी करना था, बट मैंने कहा चलो अभी क्लोज कर देते हैं। WIP कंट्रोल अकाउंट क्या है, मतलब बेसिकली वेजेस 100 लाख से डायरेक्ट वेजेस हैं, तो हमने प्रोडक्शन में चार्ज कर दिए, तो अकॉर्डिंगली हमने इसको WIP कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे। तो ये टोटल आ गया 150 lakhs। तो इससे क्या हुआ, वेजेस की कहानी मैंने निपटा दी, वेजेस की कहानी आपकी पूरी हो गई। बस इसको WIP कंट्रोल अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर दो, किधर है WIP कंट्रोल अकाउंट, नीचे है, यहां लिख दो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट दैट इज 100 lakhs। ये आ गया आपका 100 lakhs। चलो जी यहां तक भी डन हो गया, तो वेजेस की कहानी भी हमारी पूरी निपट गई। अब आगे देखते हैं, तो ये भी हो गया, वेजेस इज ऑल्सो डन। अब वर्क्स ओवरहेड पे आते हैं। तो पहले तो भाई 160 लाख के ओवरहेड्स इनकर करे, तो ओवरहेड्स इनकर करने की एंट्री हमने सीखी थी, वर्क्स ओवरहेड की बात हो रही है। तो वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीख रखी है। तो देखो इसकी पोस्टिंग कहां कहां आ जाएगी, एक तो इधर आ जाएगी वर्क्स ओवरहेड में, तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो टोटल हमने 160 लाख के वेजेस इनकर करे हैं, ये यहां पे डाल दिया, और इसको क्रॉस पोस्ट करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। $160 lakhs, तो ये हमारे ओवरहेड्स इनकर हो गए 160 lakhs के, इसकी हमने पोस्टिंग कर ली। फिर कह रहा है कि इसमें से 20 lakhs के जो ओवरहेड्स है वो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अब्सॉर्ब करे। तो फिर यार वही एंट्री हो गई, वापस से मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाता हूं, ठीक है, वापस से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं नीचे। तो जितने ओवरहेड्स हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चार्ज कर दिया या अब्सॉर्ब कर दिया, जो भी बोलो, वो बिल्डिंग के खर्चे में डाल दो। तो फिर से क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इस केस में हमने 20 lakhs के जो ओवरहेड्स हैं वो चार्ज कर दिए किधर, बिल्डिंग पे, तो उसकी एंट्री ये हो गई। अकॉर्डिंगली इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 20 lakhs, और वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 20। तो ये भी ओके हो गया, दिस इज ऑल्सो डन।
आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स के केस में एंट्री मैंने लिखवा रखी थी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में कि वैसे तो कॉन्सेप्चुअली हमें इसको ओवरहेड्स के चैप्टर से लिंक करना है, वहां पे हमने ओवर अंडर अब्सॉर्ब की ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट सीखी थी। बट इस चैप्टर में जब भी अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स होता है तो हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती जो हमें ओवरहेड्स के चैप्टर में देता था, जहां पे हम लोग सप्लीमेंट्री रेट यूज करके अपने अलग अलग जगह पे चार्ज करते थे, वो सब जानकारी यहां पे होती ही नहीं है। तो यहां पे हमें सीधा सीधा ओवर या अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट थ्रू कॉस्टिंग पीएनएल करना होता है। ये मैं आपको बस एक बार रिकैप करवा रहा हूं, मैंने बताया था आपको, राइट। अब अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का अगर केस होता है तो हमें क्या एंट्री करनी होती है, देख लेना, एंट्री लिखी होगी हमने कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये हमने एंट्री सीखी लिखी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे जो अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक बार लिख लेता हूं चाहे तो, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का एंट्री क्या होगी इसकी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू वर्क्स ओवरहेड की बात हो रही है, तो टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और उसने 8 लाख का बताया कि ये अंडर अब्सॉर्ब है। बस अब आपको ये एंट्री को बस अगेन एज यूजुअल पोस्ट करना है। तो देखो वर्क्स ओवरहेड में तो हम यहां लिख देंगे बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ये आ गया 8 लाख। और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बिल्कुल लास्ट में बना रखा है हमने, तो उसको भी हम यहां पे भी डाल देंगे टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया 8 लाख। तो ये हमारी अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट हो गई। ओवर अब्सॉर्ब होता तो क्रेडिट पे आ जाता, उल्टी एंट्री हो जाती, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, अगर ओवर अब्सॉर्ब होता तो। चलो जी, आई होप आपको याद आ गई होगी बातें। तो ये भी हो गया हमारा डन। उसके बाद रॉयल्टी पेड, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की हो सकता है आप एंट्री भूल गए हो, हालांकि अगर आपने रिवाइज करा होगा तो याद होगा आपको। इसकी एंट्री होती है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है डायरेक्ट वेजेस की। तो इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, किधर गया WIP, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, है ना। तो मैं यहां पे एक बार इस एंट्री को लिख देता हूं, रॉयल्टी की एंट्री को। रॉयल्टी के लिए मैं एंट्री लिख देता हूं, क्या होगी देखो, ये होगी WIP कंट्रोल अकाउंट। हालांकि हम ये कॉन्सेप्ट पे लिख चुके हैं, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, 5 लाख। बस ये एंट्री होगी रॉयल्टी के लिए। तो इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 5 लाख, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख देते हैं बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 5 लाख, ठीक है। एक काम और कर लो, आपने यहां पे लिखा होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना रॉयल्टी। एग्जाम पे भी लिख देना ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने रॉयल्टी की ऐसे ट्रीटमेंट कर रखी है। चलो रॉयल्टी भी डन हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस था, दिस इज ऑल्सो डन। बस ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन खत्म ही हो गई लगभग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमने 25 लाख रुपए के इनकर करे। तो इसके अगेन सेम वही एंट्री है, ओवरहेड्स को डेबिट करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री यहां पे आ जाएगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां डेबिट पे लिख देंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का खर्चा बताया था उसने, टोटल 25 लाख का, 25 लाख। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, बाय सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 25 लाख। चलो जी, ये भी डन हो गया।
दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद सेल्स बता रखा है 450 लैक्स, 450 लैक्स का सेल्स बता रखा है। तो सेल्स की एंट्री भी भाई देख लेना, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें नहीं आई थी, बट एंट्री जो मैंने लिखवा रखी होगी वो होगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जस्ट लाइक हम ट्रेडिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही लिखेंगे। बस यहां लिखेंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आ गया 450 लैक्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं ये सेल्स है, और अकॉर्डिंगली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल सेल्स 450 लैक्स। चलो ये भी डन हो गया, सेल्स भी डाल दी हमने। इसके बाद उसने दो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए थे। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है 55 लैक्स, तो रॉ मटेरियल बोले तो ये हो गया आपका स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो इसका उसने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 55 लाख। ओके, तो इसका बैलेंस है 55 लैक्स। और डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी ये रहा, तो इसमें भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो इसका इसमें क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है 25 लैक्स। चलो ये हमने डाल दिए क्लोजिंग बैलेंसेस, बस और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। एक चीज और है, ओहो एक चीज और है, उसने बोला था लॉस वाला पॉइंट तो मैं अभी बाद में बता दूंगा, ये वाला भी थोड़ी देर में बता देंगे। उसने बोला था बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। तो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में जरा आ जाता हूं यहां पे। तो देखो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, याद होगी, तो अगर हम बिल्डिंग या कोई एसेट का डब्ल्यूआईपी अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो जब कंप्लीट हो जाता है तो हम उस डब्ल्यूआईपी को उठा के एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं। जस्ट लाइक हम डब्ल्यूआईपी को उठा के फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, ऐसी कोई एसेट डब्ल्यूआईपी होता है तो हम उसको एसेट डब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर कर देते हैं। मैं लिख देता हूं इसे, हम एसेट डब्ल्यूआईपी अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं फाइनल एसेट अकाउंट। ठीक है जी। तो वैसे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हो रही है ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये मेरी एंट्री होगी। मैंने अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो सारे कॉस्ट डाल रखी थी वो उठा के मैं बिल्डिंग अकाउंट में डाल दूंगा। लेकिन अब देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि भाई हम तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कोई फिक्स्ड एसेट का अकाउंट नहीं होता, फिक्स्ड एसेट का कोई अकाउंट नहीं होता। उसकी जगह हम लोग वही अपना जो हमारा रेजिडुअल अकाउंट है उसको यूज करते हैं, इस केस में जैसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी फॉर ट्रांसफरिंग द कंप्लीटेड बिल्डिंग फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट टू द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या कॉन्सेप्चुअली बात समझ आई ये वाली? ठीक है, हाँ ठीक है। अब सवाल उठा कितना अमाउंट, अमाउंट क्या आएगा? तो वेरी सिंपल, इसका बैलेंसिंग फिगर ही चेक कर लो क्या बच रहा है बस, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आई थिंक ये आ रहा है टोटल 44 लैक्स, ये टोटल 44 लैक्स आ रहा है। तो इसका अमाउंट कितना बच गया? 44 लैक्स का ही बच गया। मैं यहां लिख देता हूं 44 लैक्स, ये मेरा बैलेंस बच गया। बस इसको मैं लिख दूंगा बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर उसने ये नहीं बोला होता कि कंप्लीट हो गई तो इसको मैं बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देता, बट क्योंकि उसने बोला कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग, इसलिए मैं इसको उठा के कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो मैं लिख भी देता हूं बिल्डिंग कंप्लीटेड, बिल्डिंग कंप्लीटेड, ताकि समझ आ जाएगा कि अच्छा हमने ऐसे इसलिए किया। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये ना लिखा होती, ये लिखी ना होती बात कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी वो कंप्लीट हो गई ड्यूरिंग द मंथ, अगर ये ना लिखा होता तो हम बैलेंस सीडी करके इसको छोड़ देते बैलेंस में। लेकिन क्योंकि कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसको क्लोजिंग बैलेंस नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने एसेट अकाउंट में। अब एसेट अकाउंट है नहीं, उसकी जगह हमको यूज करना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट।
ठीक है, तो मैं एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे भी 44 लाख मेरा ये ट्रांसफर हो गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। और लगे हाथ तो इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी डाल देते हैं, क्रॉस पोस्ट कर देते हैं। तो यहां पे डाल देंगे टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, 44 लाख। चलो जी, तो ये लो सारी जितनी बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस जो भी बातें लिखी थी हमने सब निपटा दी। अब सिर्फ हमें जो भी छोटी मोटी लास्ट पार्ट बच गया कैलकुलेशन करने का, बैलेंसेस निकालने का, वो काम करना है। ठीक है, तो अब मैं ऊपर से सारे अकाउंट में आता हूं। सबसे पहला अकाउंट मैंने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था, नो डाउट, लेकिन ये बात अभी मैं ट्यूटोरियल नोट में लिखवाऊंगा कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को जल्दबाजी में क्लोज नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्लोज नहीं करोगे, अभी समझ आ जाएगा क्यों नहीं क्लोज करना, आपको वो समझ आ जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको क्लोज नहीं करना। मैं आ जाता हूं स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में याद होगा आपको, इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसका जरा बैलेंस चेक कर लेते कितना बच रहा है। तो डेबिट का टोटल तो 120 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 60 प्लस 55 दैट इज 115। तो बैलेंस बेसिकली क्रेडिट साइड पे बच रहा है 5 लाख का। बैलेंस क्रेडिट साइड पे बच रहा है 5 लाख का, यहां कुछ बैलेंस मेरा बच रहा है। अब मटेरियल के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था, अब देखना वो लाइन जो उसने लिखी थी, उसने बोला था जो लॉस आ रहा है अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट्स इज टू बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये बोला था क्वेश्चन में। यानी कि जो बैलेंस बच रहा है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, जो बेसिकली रॉ मटेरियल का अकाउंट ही है, उसको आपको ट्रीट करना है एज ओवरहेड्स, एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम पता है कहां डालेंगे, इसको हम लोग डाल देंगे, बेसिकली इसको भी हम लोग वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे। ये क्वेश्चन की डायरेक्शन थी, अकॉर्डिंगली हमें करना है। आप इसको शॉर्टेज समझ लो किसी प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसको उठा के कहां डाल देना है, वर्क्स ओवरहेड में डाल देना, इसको वर्क्स ओवरहेड की तरह ट्रीट कर देना। अकॉर्डिंगली इसको हम यहां पे भी देख लेंगे, यहां लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 5 लाख। अगर ये ना लिखा होता तो क्या करते सर, वैसे ही सोच रहा हूं, अगर ये ना लिखा होता तो क्या करते, क्योंकि सर अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी जानकारी आ चुकी है हमारे पास, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, कितने के खरीदे ये डाल रखा है, डब्ल्यूआईपी में कितना गया, प्रोडक्शन में कितना चार्ज किया सब पता है हमको, ओवरहेड्स में कितना किया, बिल्डिंग में कितना किया सब पता है। तो अगर ये ना लिखा होता, क्योंकि ये शॉर्टेज ही है बेसिकली, तो हम इसको एक अब नॉर्मल शॉर्टेज मान के डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में डाल सकते थे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन ना लिखी होती तो। बट क्योंकि यहां क्वेश्चन ने बोल रखा था कि जो भी इसमें लॉस बचेगा रॉ मटेरियल के अकाउंट में, इसको ओवरहेड्स में डाल देना, इसलिए हमने इसको उठा के कहां डाल दिया, ओवरहेड्स में। ना लिखा होता तो हम सीधा इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते, अज्यूमिंग इट टू बी एन अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल शॉर्टेज, कुछ भी मान लो, एक अब नॉर्मल लॉस की तरह मान के हम इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते। हमने मटेरियल चैप्टर में सीखा हुआ है कि अब नॉर्मल लॉस होता है तो इसको हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करते हैं। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपका डन हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, 120 ये अकाउंट क्लोज हो गया। वेजेस का अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर चुके थे। अच्छा, अब जरा वर्क्स ओवरहेड की तरफ आ जाते हैं। तो अब नाउ आई थिंक वी कैन क्लोज द वर्क्स ओवरहेड अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी सभी कुछ आ चुका है। तो देख लेते हैं बैलेंस मेरा इधर बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है देख लो, 211 टोटल आ रहा है, 211। तो 211 में से 28 गए तो कितने बचे, ये बच गए 183। तो अब यहां पे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, एक ही चीज हमने नहीं डाल रखी, एक ही चीज नहीं डाल रखी कि कितना ओवरहेड प्रोडक्शन में अब्सॉर्ब करा है, कितना ओवरहेड प्रोडक्शन में चार्ज करा है, ये क्वेश्चन ने ना बताया था ना हमने डाला हुआ है। तो अब ये जो बैलेंस बचा होगा ये क्या होगा, ये होगा कि कितना ओवरहेड हमने प्रोडक्शन के लिए अब्सॉर्ब कर दिया। इसलिए हम इसको कहां डाल देंगे, इसको हम WIP कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड
टू प्रोडक्शन, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब टू प्रोडक्शन, ये मेरा बैलेंस फिगर आ गया क्योंकि ये मैं नहीं गिवन था, तो इसका मतलब बैलेंस यही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर इसको WIP में भी डाल दो, तो टू वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये आ गया कितना 183। चलो, तो वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की कहानी भी क्लोज हो गई। अब जरा WIP कंट्रोल अकाउंट में आ जाते हैं, इसमें भी हम लोग अब बैलेंस निकाल सकते हैं। तो बैलेंस देखो कुछ यहाँ पे बच रहा है, पहले मैं बैलेंस लिख देता हूँ कितना बच रहा है। तो 175 प्लस 183 कितना आ रहा है टोटल इसका 358 आ रहा है, टोटल आ रहा है इसका 358। इसमें से 25 चले गए तो बच रहा है 333 333, ये बच रहा है 333। दिमाग लगाओ क्या होगा ये। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी इस अकाउंट में मिसिंग है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। WIP अकाउंट में सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, जो भी सारी बातें सब आ गई WIP अकाउंट में। कितना डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट चार्ज करा, डायरेक्ट वेजेस चार्ज कर लिए, इनफैक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज कर दिया, ओवरहेड्स को भी चार्ज कर दिया। अब एक ही चीज जो इसमें नहीं आ रही वो क्या है कि कितना फिनिश गुड्स WIP से तैयार होके ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड्स में, जिसकी एंट्री हमने सीख रखी है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीख रखी है। बस वही चीज यहां पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये बैलेंस क्या होगा, ये फिनिश गुड्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जानकारी गिवन नहीं थी, तो ये हो गया फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड, या ऐसे लिखना, फिनिश गुड्स नहीं लिखते, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ऐसे लिख दो कि कितना हमारा पूरा फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गया, वो हमने उठा के WIP से ट्रांसफर कर देना है फिनिश गुड्स में। तो अकॉर्डिंगली फिनिश गुड्स में आ जाएगा टू WIP कंट्रोल अकाउंट 333। चलो ये भी डन हो गया। अच्छा, अब जरा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आ जाते हैं। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में अगर आप नोट करोगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में दो चीजें मिसिंग है। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आ रहा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा, जिसको मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस CD, और एक और चीज नहीं आ रही कि भाई ड्यूरिंग द मंथ हमने कितने फिनिश गुड्स बेच दिए, कितने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमने बेचे, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोनों चीजें गिवन नहीं है कि कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, यानी कितने कॉस्ट फिनिश गुड्स के कॉस्ट हमने कितने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमने बेच दी, ये भी गिवन नहीं है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। राइट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है और ऊपर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन नहीं है, जिसको मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट। दोनों चीजें मिसिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट लिखूंगा तो यहां पे भी आ जाएगा टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसकी क्रॉस पोस्टिंग आ गई ऐसे। अब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, अब ये निकालने के लिए जो बच्चों क्वेश्चन वाले ने आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी दी थी, उसको आपको यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि हमारा जो GP रेशियो है दैट इज 20%, 20% उसने GP रेशियो बताया था। सेल्स क्वेश्चन वाले ने आपको 450 लाख की बता रखी थी। आप अच्छे से जानते हो कि जब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है। राइट, तो अगर मैं 450 लाख की सेल्स बोल रहा हूं, इसमें से मैं GP हटा दूं तो GP कितना आएगा 20% ऑफ 450 लाख, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 450 लाख माइनस आई थिंक ये 90 लाख आ रहा है, तो ये आ जाएगा 360 लाख। तो देखो भाई ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया 360 लाख।
इसी वजह से मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अलग अकाउंट बनवाया, बिकॉज यहाँ पे हमें इसका यूज करना था, जीपी रेशियो का। बात समझ आ रही है? हालांकि अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, हमने कॉन्सेप्ट पे बोला था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिना ओपन करे भी काम हो सकता है, हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको ये वाला पॉइंट अप्लाई करवाना था, इसलिए मैंने अलग से बनवा दिया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 360 लाख के कॉस्ट के फिनिश गुड्स हमने सेल करे होंगे ड्यूरिंग द मंथ। तो देखो यहां हम लोग लिख देंगे 360 लाख, तो यहां 360 आ गया, यहां भी 360 आ गया। ठीक है, तो बस क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल आ रहा है 763 लाख, 763 लाख, और 763 में से 360 चले गए तो बच गए आपके 403 लाख। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 403 है, 463 नहीं है, मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा, 403 लाख ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया फिनिश गुड्स का। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, ये कैसे क्लोज होगा? कुछ नहीं करना, मैंने जैसे कि बोला अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कहां ट्रांसफर करना होता है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये सिर्फ एक बीच का है, जबरदस्ती का अकाउंट है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको आपको बताया था ये ऑप्शनल है। यहां पे भी आप चाहे तो बिना खोले काम कर सकते थे, अगर आप ये अकाउंट ना खोलते तो आप यहां सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देते, आप डायरेक्टली यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते थे, वो भी बिल्कुल ठीक होता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमने खोल लिया ताकि क्लैरिटी से हमें चीजें दिख जाएं। बस इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, 360 लाख। बस ये हो गया काम खत्म। अब बच गया आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये भी चेक कर लेना, इसमें भी हमने सीख रखा है। इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये उठा के हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। और ये आप अपनी कॉस्ट शीट से भी लिंक कर सकते हो कि हम लास्ट में जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आता है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में उठा के सीधा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी चला जाएगा इधर टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये आ गया कितना था, 25 लाख। तो दैट मीन्स मेरी टोटल देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी की हो गई, ये हो गई 385 लाख की। टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 385 लाख हो गई, जिसमें से 360 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए और 25 लाख के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गए। और ये हम लोग उठा के ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, इसको हम लोग उठा के ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। तो बस कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में यहां पे आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 385, 385 लाख, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा, मतलब कॉस्टिंग पीएनएल में आ जाएगा। बस अब आपका फाइनली प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो यहां पे मेरा बैलेंस बच के आ रहा है इधर, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल हो गया 450, तो 450 में से 8 माइनस 385, तो प्रॉफिट मेरे बच रहे हैं 57 लाख के। प्रॉफिट मेरे 57 लाख के बच रहे हैं। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट को हम उठा के वैसे तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन करते तो हम इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी भी एंट्री मैंने लिखी थी लास्ट क्लास में, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो देखो ये ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, और इसी कारण से मैंने आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज नहीं करवाया था, बिकॉज आपको ये काम करना था। इसी वजह से हमने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पेंडिंग छोड़ा था, क्योंकि हमें यहां पे डालना था प्रॉफिट वाला पार्ट। तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, 57, 57। अब आप लास्ट में क्लोज कर सकते हो अपना कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चलो जी, तो देख लेते हैं कितना बैलेंस बच रहा है, किधर बैलेंस बच रहा है।
तो डेबिट का ही टोटल कम ही आ रहा होगा क्योंकि डेबिट में ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। तो 540 प्लस 40 150 160 525 57, तो टोटल आ रहा है 977। 977 में से 450 गए माइनस 44 गए, तो बच गया आपका 483 lakhs। दिस विल बी योर बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो जी, फटाफट से बताओ, कोई डाउट है तो इसमें बता दो। फिर मैं आपको ये नोट्स में भी कॉन्सेप्ट पे ही लेके आऊंगा। अब हमें इसके बाद कॉन्सेप्ट पे ही जाना है, तो इस बात को पहले हम लिख भी लेंगे। चलो, तो ओके कह रहे हैं बच्चे, ओके ओके। तो आप फटाफट से कॉन्सेप्ट पे आ जाओ और पहले ट्यूटोरियल नोट लिख दो, जो यही बात जो हमने करी। तो आप तो अपने कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस में चल रहे होगे, है ना। लास्ट में तो हमने कॉन्सेप्ट में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में सारी बातें लिखी थी, तो उस कंटिन्यूएशन में सही बात आ जाएगी आपकी। तो इसमें आप लिख लो नोट में डाल के, ऑलवेज क्लोज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आफ्टर क्लोजिंग कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लो दैट इज आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, लिख लो लिंक विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो लिंकेज बैठ गया भाई, आपको याद रहेगी बात कि अगर आप पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, काट पीट हो जाएगी। चलो, तो एक तो ये बात लिख ली हमने। बस अब हमें अपने नेक्स्ट सिस्टम की ओर बढ़ना है। सेकंड जो हमारा सिस्टम है, सेकंड आप हेडिंग डाल लो, चाहे तो फ्रेश पेज से डाल देना, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलो जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें लिखो फर्स्ट एरो डाल के, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग where cost and financial accounts are kept in the same set of books। सेम सेट ऑफ बुक्स को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का बिल्कुल उल्टा हो गया इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन करते थे, सेपरेट रखते थे। जबकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग एक ही सेम सेट में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक साथ सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सारे अकाउंट्स एक ही जगह मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो गया कि भाई कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए हम एक ही किताबों को रेफर करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग करनी हो, उसके लिए हम एक ही किताबों को रेफर करेंगे, एक ही किताब मेंटेन करेंगे। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, राइट। फिर लिखो इसमें ये बात लिख लो जो मैंने आपको बोली, 10 इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर बोथ कॉस्टिंग पर्पस
costing purpose and P&L बैलेंस शीट पर्पस। मतलब कॉस्टिंग का जो आपका पर्पस है उसके लिए, और जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके लिए हम लोग एक ही किताबें रेफर करते हैं, सेम बुक्स को रेफर करते हैं, अलग अलग हम मेंटेन करते ही नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस होने, मतलब आपको पता होने चाहिए क्या होंगे, कि भाई इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है ओवर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, है ना। पहला क्या है, लेस एफर्ट्स, कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक ही बार आपको काउंटिंग करनी है। भाई मटेरियल परचेज करा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसकी अलग रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कॉस्ट अकाउंट्स में अलग हो रही होगी, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है उसकी एक ही जगह रिकॉर्डिंग एक बार में हो रही होगी। ठीक है जी, लेस एफर्ट्स, अकॉर्डिंगली लेस टाइम कंज्यूमिंग। मतलब आप कह सकते हो ये सिमिलर पॉइंट ही हो गया एक तरह से, क्योंकि एक ही बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो टाइम कम लगेगा, राइट। इकोनॉमिकल प्रोसेस, और इसी कारण से मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटे बिजनेसेस ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर आप कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग मेंटेन करना चाहते हो तो हो सकता है आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़े, सेपरेट सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, अलग स्टाफ हायर करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा, ज्यादा आपको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी स्टाफ वगैरह को, तो मतलब आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्योंकि एक ही जगह सारी अकाउंटिंग हो रही है, तो एक ही जो टीम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, वही इस बात को, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगी। आपको अलग अलग टीम बनाने की जरूरत नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला तू करेगा रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला तू करेगा। ये नॉन इंटीग्रेटेड में करना पड़ता है, तो इसमें आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो कॉस्ट कम आएगी, इसलिए इकोनॉमिकल हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अभी हमने प्रैक्टिकली करानी है, बट ये मैं आपको वैसे बता चुका था। नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट्स अलग अलग होते हैं, तो उनको आपस में रिकंसाइल करना पड़ता है। यहाँ अलग अलग नहीं है, तो कोई भी ऐसी रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है ना। हालांकि भी रिकंसिलिएशन हम बाद में सीखेंगे, तो वो भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो वो भी हमको सीखना। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि मैं आपको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में सारी जर्नल एंट्रीज लिखवा चुका, आप सारी अकाउंटिंग सीख चुके। अगर आपको वो समझ आ गई तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको एज सच कोई नई चीज करनी नहीं है, आपको कोई नई एंट्री नहीं सीखनी है एज सच। ठीक है, तो देखो लिखना है इस बात को। हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बोला था कि क्योंकि वहां पे हम एसेट वगैरह के अलग अकाउंट नहीं मेंटेन करते, मतलब डेटर क्रेडिटर के, फिक्स्ड एसेट के, कैपिटल के अकाउंट मेंटेन नहीं करते, कैश बैंक के अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो वहां पे हम इन सब अकाउंट्स की जगह एक अकाउंट का यूज करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन जब मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां तो हम एक ही बुक्स में कर रहे हैं सारी अकाउंटिंग, तो क्या यहां पे भी मुझे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां एक ही सेट में अकाउंटिंग हो रही है, तो उसी में कैश बैंक अकाउंट भी मेंटेन हो रहा होगा, कैपिटल का अकाउंट भी मेंटेन हो रहा होगा, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट भी मेंटेन हो रहा होगा। तो यहां पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का कोई यूज ही नहीं आता कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली, बिकॉज यहां पे अलग सेट ही नहीं है कॉस्ट अकाउंट्स का। तो यहां पे सारे लेजर अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, सीधी बात है। ठीक है, तो मेन यही फैक्टर हो गया, मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही है आपका यहां पे। तो बस यही बात आपको लिख लेनी है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका मैंने एक और नाम बताया था आपको, क्योंकि एग्जाम में वो ये नाम भी यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है इसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड in integrated system following additional accounts are maintained
in its place, in its place. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में कुछ एडिशनल अकाउंट्स आ जाते हैं पिक्चर में। बेसिकली जिन अकाउंट्स की जगह हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज कर रहे थे, अब हमें वो अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करने हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने बोला था कैश या बैंक अकाउंट, अब ये अकाउंट आपका यूज होगा इंटीग्रेटेड सिस्टम में, राइट। इसी तरह से हमने याद होगा हमने डेटर के बोले थे अकाउंट नहीं मेंटेन होते, मतलब जो रिसीवेबल्स होते हैं, डेटर हो गए, इसमें बिल्स रिसीवेबल भी आ सकते हैं, इनके अकाउंट मेंटेन होंगे अलग से। इसी तरह से पेबल्स जैसे क्रेडिटर हो गए या बिल्स पेबल हो गए, इनके अकाउंट मेंटेन होंगे, राइट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये मेंटेन होगा। कोरिस्पॉन्डिंगली हो सकता है आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो, अगर आप करते हो तो ये भी मेंटेन हो सकता है ना। और हमने बोला था कैपिटल अकाउंट की बात करी थी, तो कैपिटल अकाउंट या कंपनी के केस में वो शेयर कैपिटल भी हो सकता है, शेयर कैपिटल अकाउंट ये मेंटेन होता है, ठीक है। तो प्रिडोमिनेटली मेन अगर बोलूं, ये नए एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन होता है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में इन्हीं अकाउंट्स की जगह हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते थे। तो अब मैं अगर जर्नल एंट्री की बात करूंगा, पता है क्या जर्नल एंट्री कोई नई नहीं है यहां पे, बस जहां जहां भी हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते थे उनकी जगह हमको रेलिवेंट जो भी अकाउंट है वो यूज करना है, बस इतना ही एक चेंज है। बाकी पूरी एंट्रीज आपकी बिल्कुल वैसी ही चलेगी यहां पे जैसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में चल रही थी, ठीक है। तो स्टार डाल के लिख लो, एक्सेप्ट फॉर दिस ऑल एंट्रीज एज डन in non-integrated system will be passed in integrated system as well, है ना। एक एग्जाम्पल से देख लो, मतलब एक एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्कुल, मैं बेसिक ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, मटीरियल परचेस्ड ₹10,000, ब्रैकेट में लिख लो 60% इन कैश, बैलेंस ऑन क्रेडिट। मानो ये ट्रांजैक्शन है कि हमने 10,000 के मटेरियल परचेज करे, जिसमें से 60% कैश में करा और बैलेंस हमने क्रेडिट पे करा। अब इस ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में होंगे, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमने क्या एंट्री सीखी थी, हमने मटेरियल परचेज करा, चाहे कैसे भी करा, उधारी पे कि कैश पे, हम एक ही एंट्री करते थे, दैट इज, अगर मैं मेन एंट्री की बात करूं, नेट एंट्री की, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीखी थी, ये एंट्री हमने सीखी थी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। अब वहीं अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो अब देखो क्या एंट्री होगी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, अभी भी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम यूज करेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लेकिन अब क्या होगा, अब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह इंडिविजुअली कैश अकाउंट
और क्रेडिटर अकाउंट यूज करेंगे कि अगर भाई 10,000 का परचेज करा हमने मटेरियल, तो 60% कैश पे है, तो 6,000 रुपए हम लोग कैश में दिखा देंगे 60%, और बैलेंस उधारी पे है तो 4,000 बैलेंस हम क्रेडिटर अकाउंट में डाल देंगे। बस आपको कॉन्सेप्चुअली ये बात ध्यान रखनी है। बाकी मतलब इसी फ्लो में आपको काम करना है। आपको नॉर्मल जो एंट्री सीख चुके हो आप वही लगानी है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं यूज करना, उसकी जगह में रेलिवेंट ये वाले अकाउंट्स यूज करने इसी तरह से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आई होप सो समझ आया होगा आपको। ठीक है, अगर समझ आया तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन एग्जाम में भी आ सकता है, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सिमिलर क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन में भी है, अब मैं आपको बाद में होमवर्क में दे दूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है दत्ता इंटरप्राइजेस ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो उसने बता दिया इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम यूज करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस दैट टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। तो ये देखो आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी है, आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आओ करना शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़ते रहते हैं और उसकी जर्नल एंट्री लिखते ही चलेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो जैसे पहला तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया। रॉ मटेरियल परचेज करे 6 लाख के, जिसमें से 50% क्रेडिट पे है, बैलेंस इसका मतलब कैश पे होगा। तो अब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो अब हम फर्स्ट की एंट्री क्या करेंगे, देखो डेबिट तो वही करेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख। टू, अब क्योंकि 50% क्रेडिट पे है, बैलेंस कैश पे है, तो वो हम अलग अलग दिखाएंगे। देखो क्रेडिटर लिख देंगे 3 लाख के, और टू कैश या बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वो लिख देंगे 3 लाख। बस देखो यही काम है, इतना ही काम है। ये बस आपका आ गया, इन प्लेस ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने ये अकाउंट यूज कर लिया। चलो इसी तरह से सेकंड पढ़ो। सेकंड क्या बोला उसने, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 4 लाख, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो इसकी एंट्री क्या होती है, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसमें तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आता ही नहीं, तो जहां जिस एंट्री में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आता ही नहीं वहां तो बात ही खत्म हो गई। वहां आपकी वही सेम एंट्री जो हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में करी थी वही आ जाएगी, दैट इज WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। $4 lakhs। बस ये पॉइंट है इंटीग्रेटेड सिस्टम में। ठीक है, ये भी डन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड पढ़ो, वेजेस, अगेन वही वेजेस पे करें, 50% डायरेक्ट है 2 लाख। ठीक है, 50% डायरेक्ट है, तो इसकी वही 2 एंट्री। पहले वेजेस पे करने की एंट्री क्या होती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, हमने चाहिए थी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन उसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। तो टोटल वेजेस हमने 2 लाख की पे करी। तो देखो मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूं, ये मेन हो गया, ये इसमें नया आ गया। अब बाकी इसमें बोला था कि इन टोटल वेजेस में से 50% डायरेक्ट है और 50% बैलेंस क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, वो हम प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस का क्या होता है, इसको हम ओवरहेड्स में चार्ज करते हैं। तो अब उसकी एंट्री सेम है, उसकी एंट्री वही होगी। तो मैं इस सेकंड का बी पार्ट में एंट्री करके दिखा देता हूं कि भाई जो डायरेक्ट वाला पोर्शन है
वो हम लोग प्रोडक्शन में चार्ज करेंगे, दैट इज WIP में चार्ज कर देंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और जो इनडायरेक्ट है वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल लो, प्रोडक्शन बोल लो, वर्क्स ओवरहेड बोल लो, वही आपको पता ही है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इसमें नो चेंज, जस्ट लाइक नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि इस एंट्री में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आता ही नहीं, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पे आपको बिल्कुल वही सेम एंट्री पास कर देनी है। तो ये 2 लाख में से 1 लाख आपका प्रोडक्शन में चला गया और 1 लाख आपका ओवरहेड्स के अंदर चला गया। ठीक है, चलो तो ये भी डन हो गया। फोर्थ पढ़ो, फोर्थ। अच्छा लो, उसने मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था, उसने बेसिकली यही आपको बोल दिया था 2 लाख 1 लाख। तो आप एक काम कर सकते हो, जो हमने करा वो सही है। तो ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके, देखो उसने 50% डायरेक्ट बोला था, तो बस इसका 50% अपने प्रोडक्शन में चार्ज कर दिया, राइट। फिर आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसकी एंट्री होगी क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लिखते थे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन अब हम यहां क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। अज्यूमिंग मतलब पे ही करा होगा हमने, ये अज्यूम करते हुए 80,000। तो देखो इसको मैं हाईलाइट करते चलता हूं कि इसकी जगह हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं, या हम लोग यूज कर रहे हैं वही प्रॉपर अपने रेलिवेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख रुपीज, चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख रुपीज हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। नहीं सॉरी, 1 लाख बोला था उसने, 1 लाख। लो जी, सिंपल। ठीक है, तो देखो यहां पे भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आता नहीं, तो यहां पे भी बिल्कुल वही एंट्री होगी, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स हमने चार्ज कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड। सेम अगेन सेम कहानी, डिट्टो सेम। तो बस यहां लिख देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते, तो उसकी जगह मैं यहां क्या लिख दूंगा, कैश या बैंक। 40,000। ठीक है, बस ये भी हो गया डन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 5 लाख रुपीज। मतलब फिनिश गुड्स एट कॉस्ट का मतलब होता है कि वो बताता है कि कितना हमारा फिनिश गुड्स तैयार हो गया। तो जो फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है वो हम WIP से उठा के फिनिश गुड्स के अकाउंट में डाल देते हैं। अगेन इस एंट्री में भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का कोई यूज नहीं आता, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये भी डन हो गया। उसके बाद सेल्स की बात करी उसने, सेल्स की बात करी उसने कि टोटल सेल्स 7,50,000 की है, जिसमें से 50% जो सेल है वो क्रेडिट पे है। इसका मतलब बैलेंस जो होगी वो कैश में होगी। ठीक है, तो सेल्स की क्या एंट्री होगी,
अब वैसे होती कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते, लेकिन अब इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो हमें सेग्रीगेट करके चलना है। तो जो कैश वाली सेल है वो कैश अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट वाली सेल आपकी डेटर अकाउंट में जाएगी। तो देखो क्या एंट्री होगी, तो क्रेडिट सेल हम डेटर अकाउंट में डाल देंगे और कैश सेल को हम कैश या बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कैश या बैंक अकाउंट टू। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे सेल्स अकाउंट लिखते हो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। बुक वालों ने यहाँ सेल्स अकाउंट यूज किया हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने नॉर्मली नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिखा था। दोनों भी सही है, बस टोटल सेल्स है आपकी 7,50,000 की, 50% इसका क्रेडिट है यानी 3,75,000 और बचा हुआ 50% आपका कैश है। चलो, दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद 9th, क्लोजिंग स्टॉक उसने बोला नील है। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, सारा नील है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे ही गुड्स हमारे बिक गए होंगे, जितने फिनिश गुड्स हमारे तैयार हुए 5,00,000 रुपीज के, उतने सारे हमारे बिक गए होंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नील है। तो आप इसकी क्या एंट्री कर सकते हो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना। तो आप एक एंट्री कर सकते हो इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सारे ही फिनिश गुड्स बिक गए, तो टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो हमारे कितने के फिनिश गुड्स तैयार हुए थे जब हमने WIP से ट्रांसफर करे थे, 5,00,000 के, तो 5,00,000 के आ गया। और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में एक चीज और जाती है जो आप यहां पे डाल सकते हो, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी आपको पता है कि ये भी आपका कहां जाता है, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, तो आप ये भी एंट्री कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 40,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया 5,40,000। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गई हमारी, क्योंकि उसने बोला था सिंस, मैं लिख देता हूं यहां पे दूसरे पेन से, सिंस क्वेश्चन सेज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 0, इज निल, तो इसको ऐसे लिंक कर दो। तो सारे ही फिनिश गुड्स मैंने उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये भी डन हो गया। 10th, आगे बढ़ो। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी हमने काम कर लिया। रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मजे की बात यह है, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। डेटर से पैसा मिल रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में हैं, तो अब इसकी एंट्री होगी। अब डेटर से पैसा मिलना, क्रेडिटर को पैसा पे करना, क्या इसकी एंट्री कोई टेक्निकल एंट्री है? क्या आप ये एंट्री क्लास 11 से नहीं करते आ रहे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये पैसा मिलने की एंट्री हो गई। टोटल कितना, 2,00,000 रुपए हमें मिला है डेटर से, और क्रेडिटर को पे करने की एंट्री अगली हो गई आपकी 11th। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना पे करा है? ये भी 2,00,000 है, शायद दोनों ही 2-2 लाख था। हाँ, दोनों ही 2-2 लाख है, 2,00,000। ठीक है, तो मैं हाईलाइट करते चल रहा था, इसमें दोनों अकाउंट हाईलाइट हो गए। इसका मतलब अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो सब ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही चल रहा होता, तो इसकी कोई भी नेट में एंट्री होती ही नहीं, है ना। इवन यहां पे भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए, कैश, डेटर और बस, बाकी तो मैंने कर ही लिए थे। तो जहां भी मैंने येलो से हाईलाइट करा, ये आपके मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम में, क्योंकि अलग अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमको ये सेपरेट अकाउंट यूज करने हैं। चलो जी, तो बाद में मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन और करना है हमको। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो तो पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ अकाउंटेंट, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system। मुद्दे की बात यह है फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो देखो उसने क्लियर कट हिंट दे दिया कि यहां पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है। द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। ओपनिंग बैलेंसेस, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट का है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का है, और प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ब्रॉट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो मतलब प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है। ट्रांजैक्शंस में क्या है, कह रहा है मटेरियल परचेस्ड, मटेरियल इशू करा टू प्रोडक्शन टू फैक्ट्री मेंटेनेंस। तो अब तो आपको समझ आ गया, प्रोडक्शन के लिए जो इशू करा वो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए जो इशू करा वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा। मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच के बीच में मटेरियल ट्रांसफर हुआ, तो क्या इसकी कोई एंट्री होगी? अगर ये डब्ल्यूआईपी बता देता कि भाई कौन से जॉब से कौन से जॉब में ट्रांसफर हो रहा है, कौन से बैच से कौन से बैच में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम एंट्री कर सकते थे। यहां तो उसने कुछ नहीं बताया, तो पता है इसकी देयर विल बी नो एंट्री। नो एंट्री, क्योंकि एसेंशियली एंट्री बनेगी डब्ल्यूआईपी टू डब्ल्यूआईपी, तो नेट में कोई भी एंट्री नहीं। ठीक है, हाँ वो बता देता बैच नंबर इससे बैच नंबर उसमें ट्रांसफर हुआ तो हम अकॉर्डिंगली लिख देते, डब्ल्यूआईपी जिसमें ट्रांसफर हुआ उसका बैच नंबर लिख देते, जिससे ट्रांसफर हुआ उस डब्ल्यूआईपी को क्रेडिट कर देते, लेकिन वो गिवन नहीं है, तो वैसे हम यहां पे अब कोई भी एंट्री कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, वेजेस पे करे डायरेक्ट वर्कर्स को इतने, इनडायरेक्ट वर्कर्स को इतने, तो टोटल 30,000 के हो गए। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 20,000। तो देखो वैसे तो डायरेक्ट वर्कर्स को 25,000 रुपए हमने पे करे थे, उसमें से 20,000 के ही हमने डायरेक्ट वेजेस बैचेस में चार्ज करे। बाकी जो 5,000 रुपए बच गए उसके लिए उसने क्या बोल दिया, रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, यानी कि यहां पे प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। डायरेक्ट वर्कर्स को पे तो 25,000 किया, लेकिन उसमें से 5,000 जो पे करा वो प्रोडक्टेड टाइम के लिए नहीं किया कोई भी, मतलब यहां पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी, तो इसको हमको एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुई। हुई होती तो इसको हम डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करते, बट 20,000 की ही एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड हुआ, 5,000 कोई एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हुआ, तो इसको जस्ट लाइक इनडायरेक्ट वेजेस मान के हमको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेंगे ये सब हम लोग। बाकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, इस पे मैं सितारा लगा देता हूं, एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे सितारे लगा देता हूं, ये स्पेशल पॉइंट्स आ गए इस क्वेश्चन के, बाकी तो नॉर्मल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड नॉर्मल 6,000 का ओके। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड नॉर्मल, ये ओवरहेड्स इनकर हो गए हमारे दोनों भी। सेल्स बता दी उसने 1 लाख की। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड बता दिया 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, मतलब वही डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया। फिजिकल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी एट द एंड ऑफ द मंथ 40,000 का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, और क्या है, द
द प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब, इस पे भी सितारा लगा लेते हैं, ये भी कुछ नए से ढंग से वो बता रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो अब्सॉर्ब करना है हमको, वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ अब्सॉर्प्शन रेट विच इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP। जितना भी वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आप WIP में चार्ज कर रहे हो, उसका 150% हमको ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करना है। ठीक है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ। क्या क्या अकाउंट आपको बनाने हैं? आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, आपको WIP कंट्रोल अकाउंट बनाना है, आपको फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है, और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो जी, आ जाओ। तो वैसे क्वेश्चन सिंपल है, बस दो तीन इंपॉर्टेंट छोटे मोटे स्पेशल पॉइंट्स आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो मेन सोल्यूशन हमारे क्या है, जो अकाउंट्स क्वेश्चन ने मांगा है, तो ए में उसने बोला स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो, तो वही काम करना, अकाउंट सारे बना लो, फॉर्मेट बना लो। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बन गया एक। बी में उसने बोला WIP कंट्रोल अकाउंट बनाओ, तो वो भी बना लेते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट। ये WIP कंट्रोल अकाउंट बन गया थोड़ा सा। फिर आपका सी में उसने बोला, सी पार्ट में उसने बोल रखा है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाओ। तो ये बड़ा नहीं बनेगा, ज्यादा छोटा ही बनेगा। ये बन गया सी में। फिर उसने डी में बोल रखा है, डी पार्ट में, डी पार्ट में बोल रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो ये भी बना लो। ये थोड़ा बड़ा बना लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना। ये हो गया। फिर ई में उसने बोला था कॉस्टिंग PNL बनाने, तो ई में आ गया कॉस्टिंग PNL। ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट में बाकी कुछ अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे हमको। तो आ जाओ वर्किंग नोट्स में, जो अकाउंट हमें अपनी क्लैरिटी के लिए बनाने पड़ेंगे, जैसे एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये मांगा नहीं क्वेश्चन है, तो ये हमारा वर्किंग नोट में हम बना लेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बस क्लैरिटी के लिए। एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे, एक हम बना लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, एक बना लेना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है। एक बना लेना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ये अकाउंट मांगे नहीं है, अपनी क्लैरिटी के लिए बना रहे, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो ये किया हमने, अकाउंट और बना दिया, बस काफी है। चलो जी, रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, ओके। ऊपर आ जाता हूं मैं।
तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल दो। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का है 25,000, 25,000, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल का है 20,000, ये आ गया टू बैलेंस बीडी 20,000। उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का है 35,000, तो टू बैलेंस बीडी 35,000। फिर प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ब्रॉट फॉरवर्ड, तो बेसिकली प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर हम लिखेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि प्रीपेड है। तो टू प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, लिख लेता हूं ओपनिंग बैलेंस। तो ये बता रखा है 3,000। आउटस्टैंडिंग दिया होता तो इधर क्रेडिट साइड पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बैलेंसेस लिख दिए हमने सारे। फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला बोला उसने मटेरियल परचेज करा 75,000 का, मटेरियल परचेज करा। तो क्या एंट्री होगी इसकी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि अब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो हम यहां लिख देंगे डेबिट साइड पे टू कैश या बैंक, है ना। यहाँ कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बैलेंसेस वगैरह आपको वैसे भी दे नहीं रखे, है ना, और उसमें तो और भी चीजें आएंगी, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत, वो उसका अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मटेरियल इशू करा प्रोडक्शन के लिए 30,000, तो इसको हम लिख देंगे बाय प्रोडक्शन के लिए जो इशू करा उसको WIP कंट्रोल, तो WIP में चला जाएगा 30,000। कोरिस्पॉन्डिंगली WIP में भी लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूं SLC अकाउंट 30,000। और फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए 4,000 है, तो बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये फैक्ट्री मेंटेनेंस वाला हो गया 4,000, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मटेरियल मान लो, तो ये इधर चला गया। और कोरिस्पॉन्डिंगली प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी लिख देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,000। बिल्कुल जैसे हमने एक जस्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, उसी की तरह चल रही है बातें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, इसकी नो एंट्री, ठीक है। तो इसके लिए मैं नोट डाल दूंगा, लास्ट में एक नोट डाल देता हूं, नो एंट्री, नोट नो एंट्री टू बी पास्ड फॉर मटेरियल्स ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, ठीक है। तो एग्जाम में भी अच्छा रहेगा कि हम इसका नोट डाल के आ जाएं कि भाई इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। चलो ये भी हो गया। फिर टोटल वेजेस हमने 30,000 के पे करे, तो पहले बस पेमेंट की एंट्री करो। और वेजेस के लिए तो हमने बना रखा है अकाउंट अपना वर्किंग नोट के अंदर, तो इसमें आ जाएंगे टू कैश या बैंक 30,000, टू कैश या बैंक 30,000, ठीक है। तो ये वेजेस हमने पे कर दी। अच्छा, तो ये हो गया। इनडायरेक्ट वर्कर्स को हमने 5,000 की पे करी, तो ये हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डाल देंगे। तो बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट वर्कर्स वाली है ना, क्योंकि वो ओवरहेड्स में चला जाता है 5,000 सॉरी। तो इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी डाल दो, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, लिख लो ये इनडायरेक्ट वेजेस हो गए, इनडायरेक्ट
वेजेस 5,000। अच्छा, इस वजह से 20,000 हमने प्रोडक्शन में चार्ज करी। सॉरी, तो 20,000 जो प्रोडक्शन में चार्ज करी वो हम डाल देंगे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसको WIP कंट्रोल अकाउंट में भी डाल देंगे साथ साथ। यहां पे आ जाएंगे, ये आ गया टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। $20,000। और जो 5,000 नॉन प्रोडक्टिव टाइम के लिए वेजेस निकल के आ गई डायरेक्ट वर्कर्स की, इसको भी हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ही चार्ज कर देना है। तो आओ पहले वेजेस कंट्रोल में डाल देता हूं, यहां लिख देते हैं बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 5,000। सितारा, एक सितारा वाला पॉइंट हो गया। तो ये हो गया नॉन प्रोडक्टिव टाइम। इसका आप WIP में नहीं चार्ज कर सकते बिकॉज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज ही नहीं होया, इसलिए आप इसको फिर ओवरहेड्स के अंदर ही डाल दोगे, है ना। तो इसको भी हम पोस्ट कर देंगे यहां पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहां भी लिख देते हैं नॉन प्रोडक्टिव टाइम, बस ऐसे लिख देते हैं नॉन प्रोडक्टिव 5,000। तो अल्टीमेटली वैसे वेजेस मेरे टोटल 10,000 के प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज हो गए, राइट। तो ये भी एक हो गया पॉइंट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकट 6,000। नीचे 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 हमने वर्किंग नोट में बनाया शायद, तो यहां लिख देते हैं टू कैश या बैंक, है ना। सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश या बैंक यूज करना है क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है। 6,000, ये हो गया 6,000। फिर उसके बाद अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड 12,000। तो ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। तो टू कैश या बैंक 12। चलो जी, ये भी डन हो गया। फिर सेल्स हो गई 1 लाख की, सेल्स 1 लाख की हुई, तो ये सीधा कॉस्टिंग PNL में लिख दो बाय सेल्स, क्रेडिट साइड पे 1 लाख। सेल्स 1 लाख की आ गई कॉस्टिंग PNL में। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 80,000, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 80,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा और फिनिश गुड्स कंट्रोल में। तो यहां पे भी आप वही काम कर सकते थे, आप एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बना सकते थे अलग, वो भी हालांकि वर्किंग नोट पे ही बनता, जैसे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो 2 किया था अभी स्टार्टिंग में, जैसे उसमें हमने अलग से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले ट्रांसफर करा, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स में किया, तो आप वो यहां पे भी कर सकते हो। या मैं सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स में करके दिखा देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो मैं यहां पे डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देता हूं। आप चाहो तो वर्किंग नोट में आप ही भी यहां पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बना सकते हो। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आ गया, कितना अमाउंट बता रखा था उसने, 80,000, 80,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमने अकाउंट बना रखा है, तो यहां पे भी लिख देते हैं टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 80,000, ठीक है जी, ये हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 65,000, ये कंप्लीटेड हो गए। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स का अकाउंट कहां गया, ये रहा। तो ये हम WIP में से ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड्स में। तो टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया 65,000, और यहां पे लिख देंगे बाय फिनिश गुड्स
कंट्रोल अकाउंट 65,000। चलो ये भी डन हो गया। फिर आया क्लोजिंग स्टॉक बता रखा था WIP का 40,000 का, तो WIP का क्लोजिंग बैलेंस हो गया बाय बैलेंस CD। कितना है 40। चलो आई थिंक हो गया होगा सब मेरे ख्याल से। और कुछ बचा है क्या, देख लें क्या एक बार। अरे एक पॉइंट और बचा, सॉरी एक पॉइंट और बचा था प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाला। इसने बोला था 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP, ये पॉइंट बोला था। तो उसने बोला था, मैं इसके लिए वर्किंग नोट में आ जाता हूं, चलो वर्किंग नोट में कर देते हैं इसको। ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड टू प्रोडक्शन, इसके लिए उसने बोला 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। तो ध्यान से पढ़ना, उसने बोला है जितना 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस जो चार्ज करा है आपने प्रोडक्शन में। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में झांक के देखो, हमने पे तो टोटल 10-30 हजार करा है, लेकिन इसमें से हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, सॉरी अपने प्रोडक्शन में कितना चार्ज करा है, यानी हमने WIP में कितना चार्ज करा है 20,000 ही तो करा है। हमने प्रोडक्शन में कितना चार्ज करा है 20,000, ठीक है। तो उसने बोला था भाई प्रोडक्शन के लिए जितना वेजेस आपने चार्ज करा है उतना उसका 150% आपको ओवरहेड्स चार्ज करना है, ये अब्सॉर्ब करना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 150% ऑफ ₹20,000। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000। तो इतने ओवरहेड्स आपको अपने प्रोडक्शन में चार्ज करने, इसकी एंट्री वही होती है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट ऐसे निकालना है क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसे बता रखा था, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया तो इसको भी डाल देते हैं हम फटाफट से। तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में यहां लिख देते हैं बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, ये आ गया 30,000। और WIP कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। $30,000। चलो आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ओके हो गया होगा पॉइंट। बस अब आई थिंक हो गए सारे जो उसने ट्रांजैक्शन वगैरह बोली थी, बाकी तो फिर रिक्वायरमेंट ही बताई थी उसने। तो अब हम अपने अकाउंट्स पे आते हैं, हम जरा अपने अकाउंट्स पे आते हैं। तो ऊपर से अकाउंट्स को अब जरा एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाता हूं। बैलेंस वगैरह देखना शुरू करो क्या बच रहे हैं इसमें। तो देखो इसमें बैलेंस आपका यहां पे बच रहा है इधर। तो सर ये बैलेंस क्या होगा, टोटल तो आ रहा है 1 लाख, तो बैलेंस क्या होगा। तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है भाई, क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था इसका, तो इसका जो बैलेंस बच रहा होगा दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, है ना। यस, तो ये हो गया 66,000 क्लोजिंग बैलेंस। चलो तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो ओके हो गया, ये हमारा क्लोज। फिर जरा WIP कंट्रोल अकाउंट में एनालाइज करते, इसके तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ गिवन था। तो इसमें एक बार जरा बैलेंस देखना किधर बच रहा है। तो टोटल 1,05,000 आ रहा है, 50 और 50 1,00,000, तो बैलेंस इधर बच रहा है 5,000 का, यहां पे 5,000 का बैलेंस बच रहा है। ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो देखो भाई समझने समझने वाली बात है। अगर मैं अपना वैसे WIP कंट्रोल अकाउंट में देखूंगा, इधर WIP कंट्रोल अकाउंट में मैं देखूंगा, इधर का टोटल अगर देखूंगा मैं, तो इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख, 1 लाख। इस 1 लाख में से मैंने बोला टोटल ये 1 लाख था, 65,000 का मेरा फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गया।
मेरा 65,000 का फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया WIP में से। तो अगर 1 लाख के WIP में से, टोटल WIP में से जो ओपनिंग बैलेंस था प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ सब मिला के मेरे पास 1 लाख का WIP था, इसमें से 65,000 का तो WIP मेरा फिनिश गुड्स में तैयार हो गया। तो रिमेनिंग मेरा रहना कितना चाहिए था? 45,000। ये सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। 45,000 मतलब मेरा क्लोजिंग WIP आना चाहिए था 45,000। मेरा क्लोजिंग WIP होना चाहिए था 45,000। अब जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना जो उसने यहां पे लिखी थी। उसने बोला था फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट एंड ऑफ द मंथ है 40,000। तो जो WIP मेरा वैसे 45 आना चाहिए था, लेकिन जब मैंने झांक के देखा फिजिकली तो मुझे पता लगा मेरा WIP है 40 का ही, यानी 5,000 रुपए से कम है मेरा WIP। और वही 5,000 रुपए का यहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो पता ये क्या है? इसका मतलब ये कुछ अब नॉर्मल वेस्टेज होगा, ये कुछ अबनॉर्मल लॉस होगा कि भाई 5,000 का मेरा कुछ अबनॉर्मल लॉस हो गया होगा, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ 40,000 का WIP ही बचा है, ना कि 45 का। बात समझ आ रही है? तो दिस इज अब नॉर्मल सॉरी अब नॉर्मल लॉस कह गया मैं, अब नॉर्मल गेन हो गया यहां पे। सॉरी मैं लॉस बोल गया, लॉस तो इधर होता। मेरा 45,000 का बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है 40 का, तो यहां पे कुछ गेन हो गया 5,000 रुपए का। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट एक अब नॉर्मल गेन है। यहां पे एक अब नॉर्मल गेन बच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं करूंगा कुछ नहीं, इसको मैं उठा के कॉस्टिंग PNL में डाल दूंगा, कॉस्टिंग PNL में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कॉस्टिंग PNL में डाल देंगे। तो आप इसको लिख दो कि ये क्या है, ये एक अब नॉर्मल गेन हो गया, कुछ गेन हो गया। अब मुझे नहीं पता क्या गेन हुआ, बट कुछ गेन हो गया। लॉस होता अब नॉर्मल तो भी कॉस्टिंग PNL में आता, गेन हो रहा है तो भी कॉस्टिंग PNL में आएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखना, हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे तो वहां पे भी हमें दिखेगा कि कई सारे प्रोसेस के अंदर गेन आ जाते हैं अब नॉर्मल नेचर के। तो बस इसको हम लोग यहां पे डाल देंगे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया गेन, ये कुछ गेन हो गया 5,000 रुपीज का। चलो तो ये भी डन हो गया। तो इसका टोटल आ गया 1,05,000। ठीक है, तो यहां मैंने एक गलती करी थी, यहां बैलेंस मेरा 35 बचना चाहिए था, मतलब मैं जो एनालाइज कर रहा था, बट 35 की जगह मेरा 40 बचा हुआ है, मतलब 5,000 से ज्यादा बचा हुआ है। तो यही जो 5,000 से ज्यादा बचा हुआ है वो मेरा अब नॉर्मल गेन हो गया है। ठीक है, तो 1,00,000 में से 65, एक मिनट, 65 के फिनिश गुड्स बने थे, हाँ 65 के मेरे फिनिश गुड्स बने थे। तो बचे हुए 35,000 मेरे पास होने चाहिए थे क्लोजिंग डेट पे, लेकिन 40,000 ज्यादा बचे हुए हैं। तो 5,000 रुपए का मेरा बेसिकली एक अब नॉर्मल गेन है, जिसकी वजह से मेरे पास एक्स्ट्रा ज्यादा WIP का स्टॉक बच के आ रहा है। अब वो 5,000 का गेन किसी भी कारण से हो सकता है, वो मेरे को मतलब नहीं, मेरे लिए तो वो गेन है जिसको मैं कॉस्टिंग PNL में डाल दूं। ठीक है, ये भी डन हो गया। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आ जाओ। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट शुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका टोटल आ रहा है 1,00,000, टोटल आ रहा है 1,00,000, बैलेंसिंग फिगर 20,000 का बच रहा है। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में। तो इसमें देखते क्या बैलेंस बच रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर की तरह इधर का टोटल आ रहा है 30,000, और इधर का टोटल आ रहा है 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 12। तो यहां का टोटल आ रहा है 29,000। तो इसको भी एनालाइज करो जरा। अगर मैं टोटल ओवरहेड्स देखूंगा, मेरे टोटल ओवरहेड्स आए 29,000 के, मतलब मैंने टोटल ओवरहेड्स मेरे बने हैं 29,000 के इंक्लूडिंग द प्रीपेड ओवरहेड्स। लेकिन 29,000 में से मैंने चार्ज कितना कर दिया? 30,000।
क्योंकि मैंने अब्जॉर्प्शन रेट यूज किया था 150% ऑफ वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, अकॉर्डिंगली मैंने 30,000 चार्ज किया। तो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स थे तो 29 के, मैंने चार्ज कर रखे हैं प्रोडक्शन में 30 के। तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर रखा है, ओवर चार्ज कर रखा है। तो पता ये क्या है, यहां पे जो डिफरेंस आ गया 1,000 रुपीज का, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपीज का, ये बेसिकली ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, कि मैंने ज्यादा ओवरहेड्स अब्सॉर्ब कर दिए। तो ओवर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स की जो जर्नल एंट्री हमने सीख रखी है, वो क्या सीख रखी है, वो हमने सीख रखी है ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट, सिंपली स्पीकिंग, टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू कॉस्टिंग पीएनएल 1,000। तो बेसिकली यहां पे मेरे ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए कॉस्टिंग पीएनएल में, जो कि चले जाएंगे। तो देखो मैं 1,000 रुपीज को मैं यहां पे डाल दूंगा कॉस्टिंग पीएनएल में, टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये क्या है, ये ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए, टोटल आ गया 30। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर निकला, दैट इज माय ओवर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स 30,000, क्योंकि 29,000 के एक्चुअल थे, 30,000 मैंने चार्ज कर दिए प्रोडक्शन में, मतलब 1,000 ज्यादा चार्ज कर दिए, ज्यादा अब्सॉर्ब कर दिए बेसिकली। तो यहां पे 1,000 रुपए से मैंने ज्यादा ओवर अब्सॉर्ब कर दिया। तो बस ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कॉस्टिंग पेनल में डाल देंगे। तो लगे हाथ तो इसको भी डाल देते हैं यहां पे, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। यहां पे लिख देता हूं ओवर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स 1,000। चलो, तो ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। कॉस्टिंग पीएनएल्स को क्लोज करने से पहले बाकी अकाउंट क्लोज करो। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो देखो क्लोज ही हो रखा है, ये तो क्लोज हो गया 30,000 से, मैच कर गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का जो होता है, जो अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको हम 6,000 रुपए को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे 6,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे ये क्रॉस पोस्ट हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 रुपए ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हमने सीखी हुई है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो बैलेंस होता है, ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, ये कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है बाय कॉस्टिंग पीएनएल 86,000। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं यहां पे कॉस्टिंग पीएनएल में, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,000। चलो जी, बस काम खत्म। अब आप अपना ये क्लोज कर सकते हो कॉस्टिंग पीएनएल। तो इसमें आपका प्रॉफिट बच के आ जाएगा टू प्रॉफिट। वैसे इसको हम ट्रांसफर करेंगे आपके, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 1,06,000, इसमें से 86 चले गए, तो ये बच गया 20,000। तो 20,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो, ओके हो गया। ओके, तो होमवर्क में क्वेश्चन लिखो, इलस्ट्रेशन लिख लो। एक एक क्वेश्चन होमवर्क में हो गया आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो जी,